हेलो एवरीवन। आज हमारा पहला पॉडकास्ट होगा। जब हम पॉडकास्ट के बारे में सोच रहे थे कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम से सोचते सोचते हमने सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। फिर दिमाग में एक चीज़ आई कि हम रियल एस्टेट से रिलेटेड पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। नोएडा में हम लोग बेसिकली काम करते हैं, तो नोएडा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें बहुत लोग मिलते हैं जो जनरली कहते हैं कि यार नोएडा मेरे सामने बसा था, मेरे सामने बना था, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसने जो इन्वॉल्व हो नोएडा को डेवलप करने के अंदर, नोएडा बना था, स्टार्ट हुआ था, डेवलपर्स हम देख रहे हो, डेवलपर्स के स्टार्टिंग उस टाइम पे जो इन्वॉल्व हो, ऐसा शख्स हमारे साथ था। हमें लगा कि हम उसके साथ ही चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल बारी सर की। बारी सर वो शख्स हैं जिन्होंने, जो नोएडा हम बोलते हैं जंगल था, खेत था, उस टाइम नोएडा जो बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उस टाइम स्केच के साथ काम किया है, डेवलपर्स के साथ में, प्लानिंग में सर इन्वॉल्व रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बारी सर पर ज्यादा बताएंगे। हेलो बारी सर, थैंक यू सो मच हमें टाइम दिया। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर। पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस जगह पे मेरे को बुलाया और ये कहा कि दर्शकों को मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं नोएडा के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप आए। बट सर मैं चाहूंगा कि हम स्टार्ट करने से पहले ना, एक्चुअली मुझे बहुत मालूम है आपके बारे में, बट सर हमारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए जी जी थोड़ा सा आपके बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं जितना बताऊंगा उससे अच्छा आप अच्छा बता सकते हैं अपने बारे में। थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में बताएं। हमारे कहानियां बहुत सारी हैं, थोड़े थोड़ा करके बात करते हैं। जी जी जी। मैंने अपनी रियल एस्टेट का कैरियर 1986 से स्टार्ट किया। कंपनी थी आंसल्स, जिसके अंदर मैं ज्वाइन किया, और 87 में मैं पहली बार नोएडा आया, जस्ट आफ्टर माई मैरिज के बाद। सेक्टर 37 उस टाइम नोएडा का सबसे आखिरी सेक्टर हुआ करता था। जी जी जी। और नोएडा को आने की सिर्फ एक ही रास्ता था कि नोएडा मोड़ से मयू विहार से होते हुए और फिल्म सिटी वाला रास्ता जो था, फिल्म सिटी उस टाइम डेवलप नहीं हुआ था, फिल्म सिटी वाले रास्ते से और आते थे, या फिर आप दादरी वाली रोड से आते तो नया बांस वाली रोड कहा करते थे, अट्टा चौक कहा करते थे, वो सीधे आके 37 पे खत्म हो जाती थी। तो नोएडा हमने वहां से देखा है। अब वो बताइए और आप क्या जानना चाहते हैं? जी, एक्चुअली हम इसको बहुत सीरीज में करेंगे। ठीक है, आज के उसमें हम बहुत बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक। ये मेजरली सभी लोग जानते हैं कि राजीव गांधी जी का सपना था नोएडा। बेसिकली फुल फॉर्म की बात करें तो न्यू उखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये संजय गांधी का था, चूंकि वो मारुति फैक्ट्री को यहाँ पे लाना चाहते थे। अच्छा अच्छा। और स्वयं नारायण दत्त तिवारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके। तो उन दोनों ने मिलकर सपना देखा कि मारुति कार जो है, पहली बार एक इम्पोर्टेड गाड़ी को सीकेडी जिसे कहते हैं आपको, कि जिसको असेंबल करके यहाँ पे बेचा जाए, तो उसके लिए वही सब जो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, वही प्लांट जो गुड़गांव में है आज के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो पहले प्लानिंग में नोएडा के लिए मारुति की जगह सोची गई। जब हेलीकॉप्टर से व्यू लिया गया तो यमुना के बाद, ओखला के बाद ये लैंड आइडेंटिफाई की गई, इसीलिए उसको न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा गया नोएडा को। तो नोएडा का कोई और नाम नहीं था, सिर्फ नोएडा का नाम सिर्फ न्यू ओखला करके हुआ कि इंडस्ट्रियल एरिया है ओखला का। तो ओखला के अंदर अगर ऐसे आप देखें तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है। जी जी। तो ये था कि इसको गाजियाबाद का बॉर्डर इधर से लगेगा और इस साइड से नोएडा होगा, तो दिल्ली और नोएडा के बीच का जो लैंड थी ये नोएडा के लिए आइडेंटिफाई की गई। इसके प्लांट के लिए जगह भी पूरी आइडेंटिफाई कर ली गई थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट के रूल्स और कुछ चीजों में कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से ये बाद में गुड़गांव शिफ्ट हो गया। लेकिन नोएडा की प्लानिंग हो चुकी थी, तो नोएडा पे वैसे ही हुआ जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 6, ये सबसे पहले नोएडा में बसे। ये सब इंडस्ट्रियल थे, जिसके अंदर रेजिडेंशियल नहीं था, रेजिडेंशियल बाद के अंदर बनना शुरू हुआ। जी, थैंक यू सर, आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मारुति पहले कभी नोएडा में आ रहा था। जी जी। इट मींस हम सोच सकते हैं कि मारुति नोएडा में होता तो शायद हम गुड़गांव जो आज हम देख रहे हैं वो नोएडा होता है यहाँ पे। हालांकि अभी भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम शायद गुड़गांव को पीछे छोड़ पाए ना छोड़ पाए, बट हम कहीं ना कहीं ग्रोथ लेवल हमारी बहुत अच्छी होगी, गुड़गांव का होगी, हम सोच सकते हैं। वो मारुति को जो नोएडा में शिफ्ट हटा के गुड़गांव में था, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कार्गो और एयरपोर्ट जी ये गुड़गांव के पास था, इसलिए उसको उस तरफ ले जाया गया। जी, क्योंकि पार्ट सारे बाई शिप आने थे, कंटेनर से आते, या बहुत सारे शिप जो थे वो कार्गो प्लेन से आते। इस बात को देखते हुए गुड़गांव आइडेंटिफाई किया गया बाद में, जब उसको प्रैक्टिकलिटी में असेंबलिंग की बात आई, तब इसके बाद वहां पे शिफ्ट किया। जी, तो लेटर ऑन इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली हमें फोकस रखना चाहते हैं जी जी, कि जैसे बसा था तो कैसे बसा था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी आपके सामने नोएडा? स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बिके, सबसे पहले इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट किया गया। तो नोएडा को उस टाइम जो कहते हैं टैक्स फ्री जोन बोला गया। ओके। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो 10 साल या 15 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। ओके। तो ये गवर्नमेंट ने, नारायण तिवारी ने स्कीम चलाई थी
तो जो टैक्स फ्री जोन में नोएडा के अंदर इंडस्ट्रीज लगी, तो ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज के लिए पहले नहीं सोचा गया था। इनिशियली इसको छोटी इंडस्ट्रीज के लिए लाया गया, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इसीलिए नोएडा के अंदर अगर आप सेक्टर 1, 2, 3 में देखेंगे तो प्लॉट एरिया आपको ज्यादातर 1000 मीटर 1200 मीटर के मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के प्लांट ज्यादा बड़े होते हैं। तो इसलिए वो ज्यादातर असेंबली यूनिट, इस तरह के यूनिट्स के लिए नोएडा को बनाया गया। जी ओके सर, कैसे मूव हुआ ये रेजिडेंशियल की तरफ इंडस्ट्रियल से? जब देखिए एक हर चीज एक दूसरे को कंपनसेट करती है। जब लेबर आपके यहाँ काम करेगी तो लेबर के लिए आपको क्वार्टर्स चाहिए, जो सीनियर्स हैं उनके लिए आपको घर चाहिए, और जो उनके बच्चे होंगे उनके लिए आपको स्कूल्स भी चाहिए। तो ये सब चीजों की प्लानिंग नोएडा के अंदर शुरू से ही कर दी गई थी। तो नोएडा के अंदर शुरू के अंदर बहुत सारे सेक्टर जो बहुत सारे सेक्टर्स डेवलप हुए, उसमें नोएडा को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ आर्मी वालों का रहा। ओके। आर्मी ने यहाँ पे 5 सेक्टर लिए नोएडा में सबसे पहले। ओके। जो एयरफोर्स, नेवल और आर्मी तीनों ने मिलकर लिए। ओके। जिसमें सबसे पहले आपका सेक्टर आता है 21। ओके। उसके बाद आता है सेक्टर 25, फिर आता है 28, 29 और 37। ये 5 सेक्टर आर्मी के पास आए। उस 5 सेक्टर के साथ साथ ही सबसे पहले डीपीएस स्कूल भी फॉर्म हुआ यहाँ पे, समरवीरा और डीपीएस आया। ये 2 स्कूल सबसे पहले आए, जिसको बहुत सारे कॉर्पोरेट से फंड किया, जैसे इंडियन ऑयल ने फंड किया और बहुत सारी कंपनियों ने अपने CSR के हिसाब से इन स्कूलों को फंड किया कि यहाँ पर आए। तो इसलिए वो यहाँ पे मौजूद हुए। जी, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फिर आर्मी वालों ने अपने क्वार्टर्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए, फिर अच्छे स्कूल्स आए तो लोग फिर यहाँ पे आए, और फिर उसके बाद ये कारवां बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। ये बड़ी लंबी जर्नी है। ये तकरीबन आप मान के चलिए ये जर्नी स्टार्ट हुई है तकरीबन 80s के टाइम पे। ये सोचा गया था। और उसके बाद जो मेन शेप लिया वो 81, 82 के बाद से नोएडा ने शेप लेना शुरू कर दिया। लैंड एक्वायर शुरू हो गई, सब चीजें शुरू हो गई। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये रखी गई कि आप ज्यादातर देखिए यूपी जो है, ज्यादातर यूपी फ्री होल्ड है, गाजियाबाद फ्री होल्ड है, गुड़गांव फ्री होल्ड है। लेकिन ये यहाँ पे प्रॉपर्टी चूंकि गवर्नमेंट चाहती है हम डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लीज होल्ड हुई। ओके जी हाँ। सर, लीज होल्ड अच्छा या फ्री होल्ड अच्छा, ये हमेशा से बहस चलता रहा है। ये एक लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर हम लोग अगर और कोई सेशन करेंगे तो ज्यादा है। लेकिन लीज होल्ड और फ्री होल्ड में 2 चीजों की बात सबसे बड़ी है। जब लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है आपको हाउस टैक्स न देके 1 टाइम टैक्स देना होता है पहली बार, और जो इकट्ठा पैसा गवर्नमेंट को आता है उससे मिलकर बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं। हाउस टैक्स जब चीजें बन जाती हैं तब उसका म्यूनिसिपैलिटी को फॉर्म किया जाता है, फिर वो फ्री होल्ड की तरफ जाया जाता है, जैसे कि दिल्ली भी ऐसे हुआ था। जी सर, मेरा पूछने का पर्पज यही था जी जैसा आपने बताया कि आप अंसल से ओमेक्स में आए थे। जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा में जो अंसल की टाउनशिप है, जी वो भी स्टार्टिंग की ही जर्नी थी, वो फ्री होल्ड है। वो देखिए ग्रेटर नोएडा के अंदर फर्स्ट जो थी टाउनशिप जो अंसल्स की आई, एक गॉफलिंग 1 थी, एक गॉफलिंग 2 थी। गॉफलिंग 1 जो आपकी थी, जो गॉफलिंग 1 बनी और 2 बनी, उनमें से एक टाउनशिप हमारी फ्री होल्ड थी। जो पहली बार फ्री होल्ड आई, और उसी के सामने आपका गोल्ड कोर्स आया। उस टाइम तो सड़क भी नहीं थी, आपको दादरी रोड से जाना पड़ता था नोएडा जाने के लिए। तो इस टाइम ये आपकी एक्सप्रेस हाईवे वाली रोड नहीं थी। एक्सप्रेस हाईवे वाली रोड आपकी अराउंड 94-95 के आसपास ही बनना शुरू हुई। जी, ईयर मुझे करेक्ट रिमेम्बर नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही थी। जी हाँ। जो अट्टा से आप जाते हो आज की डेट में सेक्टर 44 ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ दादरी की रोड थी स्टे, जो आपको घुमा के बरोला होते हुए और बंगेल होते हुए आपको नोएडा ले जाती थी। फिर रोड एक सूरजपुर चली जाती थी और एक कट होकर नोएडा पहुंच जाती थी, गेटोरा चली जाती थी। जी सर, आई थिंक इस सीरीज का हम पहला पार्ट यही समअप करते हैं। बहुत बढ़िया। जी आगे फिर ये करेंगे। मुझे लगता है हम यही समअप कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड की बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, आप समझ पा रहे होंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज है प्लीज आप कमेंट में बताएं, ताकि जब हम नेक्स्ट एपिसोड इसका बनाएं तो आपके उस क्वेश्चंस को आगे लेकर के फिर हम आगे की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक अगर देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक प्रॉमिस है, आपको एक वैल्यू एडिशन मिलेगी अगर आप रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं, अगर आप रियल इस्टेट कंसल्टेंट हैं, इसमें काम करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो आपका टाइम है, जो आप में हमारे इस एपिसोड को देखेंगे, आगे वाले एपिसोड को भी, आपको वैल्यू मिले, जो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एम्पावर कर सके डिसीजन लेने में। जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं या आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, सेल कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।